बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं रीड राइट इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। रीड राइट इंस्टीट्यूट्स की व्लॉग सीरीज़, करंट अफेयर रेवोल्यूशनरी सीरीज़। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ एनालिसिस कर चुके हैं इकॉनमी का, एनर्जी का, इंडस्ट्री का और उससे रिलेटेड मईशत की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। हमारी ये वाली वीडियो लॉग जो है ये स्पेसिफिकली एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान को डील करेगी और हमारी आने वाली वीडियो लॉग ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करेगी, जिसमें सऊदी अरबिया भी है, ईरान भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडो पैसिफिक भी है और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मस भी है और बहुत से रीजन है। मलाका का जिक्र भी हम करेंगे, बास्फोरस का जिक्र करेंगे, मेडिटेरियन का जिक्र करेंगे। तो बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो लॉग्स उसके ऊपर सीरीज़ में हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करें। लेकिन आज हम बात करेंगे वतन अजीज़ मुल्क खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की। जिस तरह के पहले वीडियोज़ में स्टूडेंट्स हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि एनर्जी जो है ये नॉन रीन्यूएबल भी है और रीन्यूएबल भी है। अक्सर स्टूडेंट्स के हमें चूँकि कमेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हाउ एनर्जी इज़ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो पहले इस मुद्दे को हल करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इंसान की जो ज़िंदगी है उस टाइम स्पैन को इंसान अपने आने वाली जनरेशन के टाइम स्पैन को कैलकुलेट करता है, एज्यूम करता है, सपोज करता है, हाइपोथेटिकली एक आइडिया इंसान लगाता है और उसको इंसान अपनी जनरेशन का एक लाइफ टाइम कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन में फॉसिल फ्यूल जो पैदा होता है वो कई हज़ार साल बाद जो दरख्त होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इंसान होंगे, नबातात, हशरात, जानवर, सब ये जब मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स, डेट्रीवोर्स, उसके बाद ज़मीन की डिफरेंट तहों पर और फिर जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट, प्रेशर, कंडीशन, हीट, ये सारे फिनोमेना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफरेंट साइकिल से गुजरते 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 ज़मीन की तहों में ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉसिल्स बन जाते हैं। उन फॉसिल से इंसान जो फ्यूल हासिल करता है, चाहे वो कोल है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो गैस है, वो हज़ारों साल के प्रोसेस से बनती है। तो जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर कई हज़ार साल वेट करने के बाद वो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होगा तो तब हमें वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए इंसानों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, साइंटिस्ट ने इसको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिन्यू नहीं होता, लेकिन इसकी नॉन रीन्यूएबिलिटी जो टाइम फ्रेम है, जो पीरियड है, वो हज़ारों साल पे मुहित है। तो दूसरी तरफ साइंसदानों ने या स्कॉलर्स ने वो एनर्जी सोर्सेज जो ज़मीन पर मौजूद इंसान को, क्योंकि इंसान तो ज़मीन पे मौजूद है, जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, यानी एक एनर्जी मैंने आज कंज्यूम की और वो कल दोबारा फिर मुझे अवेलेबल होगी, तो उसको इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीन्यूएबल कहता है। फॉर एग्जांपल सूरज, उससे सोलर हीट मिलती है, हमें फोटॉन्स मिलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ेस ज़मीन तक आती हैं जो हमें हरारत यानी एनर्जी देती हैं। अब वो हरारत और वो एनर्जी जो हमें मिलती है वो ठीक 10-12 घंटे की रात के बाद फिर मिल जाती है। और पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वाक़ है जहाँ 8 से 10 माह तो डायरेक्ट सनलाइट हमें मिलती है, इवन सर्दियों में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोलर हीट तो रीन्यूएबल है। इसी तरह हवा है, इसी तरह टाइडल एनर्जी है, इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के नीचे से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट पाइप्स को वहाँ डालकर और उसमें पानी डालकर, दूसरी तरफ से वो आबी बुखारात हमें मिलते हैं और उससे हम टरबाइनें चलाते हैं। इसी तरह हाइड्रल एनर्जी है, पानी के फ़्लो के ऊपर रन ऑन वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ डैम्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये इंसान की अपनी लाइफ स्पैन, अपने लाइफ टाइम के अंदर भी कई हज़ार बार ये एनर्जी सोर्सेज रिन्यू होते चले जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो इंसान ने खुद इन्वेंट की, तो इसको इंसान नॉन रीन्यूएबल नहीं बल्कि रीन्यूएबल कहता है। अगर इन होल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एनर्जी दोनों तरह की रीन्यूएबल है, लेकिन एक फॉर्मेट ऑफ एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल की एनर्जी वो हज़ारों साल बाद रीन्यूएबल होगी।
और वो भी नेचर देता है, और दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी वो हमें घंटों या दिनों के बाद दोबारा मिल सकती है, तो इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो ये तो वो सवाल का जवाब था जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे कमेंट्स में लास्ट वीडियो पे पूछते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस क्यों है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स, एक सर्वे 1970s में किया गया। भुट्टो का दौर आ चुका था और अयूब खान का दौर जा चुका था। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो हाइड्रल सोर्सेज मौजूद हैं, पानी के सोर्सेज मौजूद हैं, अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेट की जाए तो ऑलमोस्ट 50,000 मेगावाट के करीब पानी से इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेट की जा सकती है। यानी हाइड्रल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट सोर्स है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 1990s में एक इंटरनेशनल सर्वे किया गया पाकिस्तान इंडिया के बारे में, और ये बताया गया कि यहाँ पर सोलर पैनल से भी कमोपेश पाकिस्तान में ही 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। ये सोर्स है बेसिकली सनलाइट, अगर सोलर पैनल आपके पास हो। इसी तरह पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, पाकिस्तान की जो समंदरी पट्टी है, जो बिन कासिम पोर्ट यानी कराची से स्टार्ट करती है और तुफ्तान के बॉर्डर यानी कि गवादर के साथ तक चलती है बलूचिस्तान तक, तो ये जो फ्रंट कोस्टल एरिया पाकिस्तान का 1060 किलोमीटर का है, इस पर कितने बड़े विंड प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, टाइडल एनर्जी बनाई जा सकती है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जियोथर्मल एनर्जी है, बायोफ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत से रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो फिर पाकिस्तान में एनर्जी का प्रॉब्लम क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। तो यहाँ पर प्लानिंग का डेफिसिट या प्लानिंग की आप समझ लें, वी लैग्स इन प्लानिंग, और पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। ढेरों रिसर्च आर्टिकल्स आपको इस पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होना, और जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन बड़े अजीबोगरीब चलते हैं ना, हम प्रॉपरली डेमोक्रेटाइज्ड हो पाए हैं ना, हम कोई मिलिट्री रजीम वाला मुल्क रह पाए हैं। हमारे यहाँ बस चीज़ें आती हैं कुछ अरसे के लिए और एडहॉकिज्म की पॉलिसीज चलती। अगर आप देखें इसके साथ साथ पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद से 1948, 1965, 71, 99 और ऑनवर्ड वॉर ऑन टेरर से लेके आज तक चारों तरफ से वल्नरेबल बनाया गया बाय डिज़ाइन। रीजन को भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, और हमारी कुछ खुद की खामियां भी रही इसके अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को अगर इन अ नटशेल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से फोकस ही नहीं किया गया। आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज़ करनी पड़ेगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आबाद करने पड़ेंगे। तो कहाँ से हम इतनी पावर जनरेट करेंगे अगर हमारे पास एनर्जी सोर्सेज सस्ते यानी नॉन रिन्यूएबल ना हो, और जो अवेलेबल है उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, उनको हम अपग्रेड नहीं कर रहे। तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो फॉसल फ्यूल तो पाकिस्तान में गैस एक हद तक प्रोड्यूस होती है, बाकी तो हम इंटरनेशनल मार्केट से उठाते हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट से फॉसल फ्यूल उठाते हैं वो डॉलर में है। डॉलर पहले कमाएंगे, फिर डॉलर किसी को देंगे यानी इंटरनेशनल मार्केट में देंगे, और उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा खर्चा तो पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट का आ जाता है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव एनर्जी से तो अपनी पावर जनरेशन कर नहीं रहे, अल्टरनेटिव एनर्जी से तो हम अपनी इंडस्ट्री चला नहीं रहे। तो फिर जब वो पावर शॉर्टेज होगा तो मुल्क के अंदर कमर्शियल बिजनेस भी नहीं चल सकता, मुल्क के अंदर डोमेस्टिक लाइफ भी नहीं चल सकती, मुल्क के अंदर मैं और आप भी यूपीएस और जनरेटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कमर्शियल बिजनेसेस कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, बाजार, मार्केट, सिनेमाज, हॉस्पिटल्स, जो भी प्राइवेट एक्टिविटी भी कर रहे हैं, इवन कि गवर्नमेंट सेक्टर की भी एक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी चीज़ें होंगी तो महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, और जब महंगाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। और फिर जो रियासत है, जब ये एक एस्पेक्ट में कहीं बैकवर्ड हो जाती है तो ये पूरे का पूरा साइकिल है जिसमें फंस जाती है। फॉर एग्जांपल, अब जब हम बाहर कहीं से फ्यूल मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उनको पेमेंट करनी पड़ती है, पेमेंट रियासत को करनी पड़ती है, रियासत के इदारे हैं, रियासत के इदारे आगे वो जो फ्यूल है आपका वो देते हैं
डिफरेंट फर्दर इंस्टीट्यूशंस को, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेट करने की, तो आपको फिर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं ये प्राइवेट कमर्शियल कंपनीज के हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के हैं, कुछ पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी बीच में शामिल हैं। तो वो तो आपके मुल्क में बिजनेस करने आए हैं, उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है। तो फिर आप महंगे फ्यूल से कॉन्ट्रैक्ट पे जब इलेक्ट्रिसिटी बनवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे जब पावर जनरेट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो महंगी बनेगी। जब उस महंगी को मैं और आप इस्तेमाल करेंगे और उसके दौरान कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो वो एक्टिविटी महंगी हो जाएगी, और ये पूरे का पूरा एक इम्पैक्ट जो है वो चलता जाएगा और एक अजीबो गरीब से साइकिल में हम फंस जाएंगे। इसके पैरेलल एक और साइकिल क्रिएट हो जाता है जिसको डेट साइकिल कहते हैं, डेट क्राइसिस कहते हैं। अब डेट क्राइसिस और डेट साइकिल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट से हमने ऑयल परचेज किया, पीएसओ के थ्रू वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में चला गया, उन्होंने उस ऑयल से उस फ्यूल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और अभी भी आप अगर देख लें कि 14 से 15,000 मेगावाट जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी आज भी पाकिस्तान में जनरेट हो रही है वो थर्मल की है, यानी फॉसिल फ्यूल से है, इंपोर्टेड फ्यूल से है। और जो पानी से यानी हाइड्रल हम पावर जनरेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम 7,000 मेगावाट है। 1000 मेगावाट के करीब हम सोलर पावर प्लांट से बना रहे हैं, 207 हम मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना रहे हैं, और रही सही कसर आप देख लें जो आपके पास कुछ और अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उससे बनाई जा रही है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो पावर ही जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी ही बनाई जा रही है स्टूडेंट्स, वो हम सारी के सारे 70% तक तो इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंट है, जिससे 1970s में अगर आज के दौर का कंपैरिजन किया जाए तो 1970-1980 में पाकिस्तान में उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी उसका 70% जो था वो हाइड्रल यानी पानी और अपने ही पानी से बनाई जाती थी, अपने ही डैम से बनाई जाती थी। तो सवाल ये पैदा होता है, ना डैम बनाए गए, ना हमने खुद एनर्जी प्रोड्यूस यानी पावर प्रोड्यूस करने के लिए खुद अपने आप को अपग्रेड किया, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिजली बनाने पे लगा दिया। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइसिस है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं पावर की जितनी भी हैं वो अब अपग्रेड नहीं की गई। उसके बाद आबादी बढ़ना शुरू होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए, अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज होगी, कमर्शियल एक्टिविटी और ज़्यादा हो गई, तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई। पाकिस्तान वॉर रिडन कंट्री बन गया, कभी जिहाद हो रहा है, कभी करप्शन के इशूज़ है, कभी मिलिट्री रेजिम, कभी डेमोक्रेटाइजेशन, और कभी वॉर ऑन टेरर, सुसाइड बॉम्बिंग, इतना सब कुछ। और इसमें वतने अजीज़ और हम और आप घिरे पड़े हैं एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सिर्फ पावर जनरेशन से रिलेटेड मैंने आपसे बात की, एनर्जी का एक और सेगमेंट है। ये तो एक एनर्जी इस्तेमाल होती है पावर जनरेट करने के लिए, एक एनर्जी कमर्शियल पर्पस के लिए भी तो कंज्यूम हो रही है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है आपका, गैस कंज्यूम हो रही है आपकी। और आप देखें कि गो ग्रीन पॉलिसीज़ जब परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई तो गो ग्रीन पॉलिसीज़ के लिए उसने तमाम की तमाम जो आपकी व्हीकल्स हैं, 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स, 4 स्ट्रोक रक्शेस, उसके अलावा सीएनजी बसें, सीएनजी किटें, गाड़ियाँ, सब कुछ तो वो सीएनजी हमें खुद को कंज्यूम नहीं करनी थी बल्कि इंडस्ट्री को देनी थी, ताकि इंडस्ट्री उस गैस से, उस लिक्विफाइड गैस से, उस एनर्जी सोर्स से सस्ती प्रोडक्ट्स बनाए, फिनिश प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करे। और इंडस्ट्री जब ऊपर जाती थी तो एक्सपोर्ट करती और डॉलर्स में हम रेवेन्यू जनरेट करते, करंट अकाउंट ऊपर जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि कोई फोकस नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, ऑल टुगेदर वो भी रोल बैक करना पड़ा। अब जो हमारी लोकल इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इंडस्ट्री के लिए कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उनको कुछ सब्सिडीज़ दे, उसके साथ साथ उनको बैंक लोनिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्रेडिट लाइंस, टैक्स की छूट, एमनेस्टी स्कीम्स और बहुत कुछ, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हमारे मुल्क में अट्रैक्ट हो। और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर अमन भी तो चाहिए।
अगर अमन होगा तो इन्वेस्टर यहाँ का लोकल यानी इंडिजिनस इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा, बाहर का इन्वेस्टर भी यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करेगा, और 20 साल तो मुल्क बड़ी मुश्किल से रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अवाम, इन सब की राब्ता मुहिम और एफर्ट और मीडिया के रोल के बाद भी, एकेडेमिया के रोल के बाद भी, लोगों को अवेयरनेस करने के रोल के बाद भी कुछ हद तक बेहतर होने लगता है, फिर एक वेव ऑफ टेररिज्म आ जाती है। उसकी वजह क्या है कि हम एक ऐसे वल्नरेबल रीजन में हैं, जिस टेरिटरी में ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है। आज का ही दिन देख लीजिए, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ वही पुराना कोल्ड वॉर का सोवियत ब्लॉक बन गया और एक तरफ वही पुराना कोल्ड वॉर का जो कैपिटलिस्ट अमेरिकन ब्लॉक बन गया। तो ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं पाकिस्तान को। अब जब एनर्जी का, जब पावर जनरेशन का ये हाल होगा तो जॉब्स कहाँ से निकलेंगी? इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हुआ करती। 14वीं सदी ईस्वी में अल्लामा इब्न खल्दून, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब मुकदमा में जब इकोनॉमी के बारे में लिखा, जिस कॉन्सेप्ट्स को फिर वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने 1774 में कैपिटलिज्म के नाम से कॉपी किया। तो बेसिकली अल्लामा इब्न खल्दून क्या कहते थे? अल्लामा इब्न खल्दून कहते थे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटी दस्तकारियाँ, छोटे बिजनेस, छोटी इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्रियाँ, गवर्नमेंट इनको लगाए, टैक्स कम करे, क्योंकि यही छोटे छोटे बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और रियासत अपनी सिविल सर्विसेज और उसके साथ साथ अपनी फ़ौज का साइज़ छोटा रखे, क्योंकि वो उसके ऊपर बर्डन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन से रिलेटेड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करे। और ये बहुत बड़ा फार्मूला है कैपिटलिस्टिक ग्रोथ का। अब यहाँ पर सरमायादाराना कैपिटलिज्म आता है तो छोटा बिजनेसमैन कैसे सरवाइव करेगा? बिजली उसको मिल नहीं रही, जनरेटर पे वो सारे प्रोडक्टिविटी कर रहा है या अपनी आइटम्स को सेल कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, ऊपर से उसने टैक्स भी देना है, तनख्वाहें भी देनी है, प्रॉब्लम्स भी हैं। जो कॉस्ट उसको किसी प्रोडक्ट की पड़ रही है वो कॉस्ट मल्टीप्लाई कर रही है, मार्केट वो कम्पीट नहीं कर सकता, इंटरनेशनल जो सेलर और बायर है उससे वो कम्पीट नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम एग्रावेट होते चले जाते हैं। और इसका फिर जब फॉल आउट आता है वो हमारी इकोनॉमिक्स पे आता है, उसका फॉल आउट जब आता है हमारी पॉलिटिक्स पे आता है। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वैसे ही पाकिस्तान में सिटन है, धरने हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चलता है। और जब ये चीज़ें चल रही होती हैं तो यूथ का मोरल डाउन हो जाता है, इन्वेस्टर का मोरल डाउन हो जाता है। तो इस एनर्जी क्राइसिस से, इस पावर क्राइसिस से, पावर शॉर्टेज से, इस डेट सर्कल से, इस तमाम चीज़ों को इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो मुल्क की मईशत डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है, और रिजल्टेंटली क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन होती है। रोज़मर्रा की जो अशियाए खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना होता है। हर बंदे को वो डेली सब्ज़ी, गोश्त, अंडा, चाय, दही, पत्ती, ये तमाम चीज़ें चाहिए, हर बंदे को ये चीज़ें चाहिए, फ्यूल हर बंदे को चाहिए। तो जब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी और बहुत से लोगों की रेंज में नहीं होगी तो ख़ते गुर्बत में इजाफा होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन से नीचे जाएंगे तो कौन तालीम हासिल कर पाएगा? और जो तालीम याफ्ता है उनके लिए तो जॉब्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, तो सोसाइटी के अंदर पैनिक आएगा, क्राइम आएगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाएगा, टारगेटेड किलिंग बढ़ जाएंगी, रैंसम और एब्सकाउंडर और पता नहीं क्या क्या कुछ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल डायलेमा क्रिएट कर देंगी, लोग मुल्क से जाना शुरू कर देंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, काबिल लोग मुल्क छोड़ना शुरू कर देंगे, और जो इन्वेस्टर्स मुल्क में मौजूद हैं वो अपना कैपिटल लेके फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर जाएंगे किसी। और हमने देखा पिछले 20 साल में बहुत सी इंडस्ट्री, श्रीलंका चलेगी, बांग्लादेश चलेगी, इंडिया चलेगी, दुबई चली गई और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में चलेगी, तो बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी होती है, रिलीजियस डिवीजन होती है, सेक्टेरियन क्राइसिस होता है, तो फिर उस दौर में, उस हालात में सिविल ब्यूरोक्रेसी भी परफॉर्म नहीं कर सकती। आए दिन धरने हों, आए दिन राइट्स हों, तो सिविल ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ एक वक्त में काम करेगी। ऊपर से नेचुरल क्लैमिटीज, आप देख लें पिछले
20 सालों में 3 बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ पाकिस्तान ने कन्फ्रंट की। 2004-5 में ज़लज़ला आ गया, 2010 में सैलाब आ गया, 2022 में फिर सैलाब आ गया। तो ये ही नेचुरल कैलेमिटीज़ मोर देन 100 ऑफ बिलियंस का कोलेट्रल डैमेज कर गई। साथ वॉर ऑन टेरर में 123 बिलियन यूएस डॉलर का कोलेट्रल डैमेज हुआ, 80,000 से जानें चली गई, जिसमें सिविलियन भी हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, मिलिट्री सिपाहीज भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, पुलिस है, बहुत से इदारे हैं। तो ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता चला जाता है। होप आपके लिए आज की हमारी डिस्कशन प्रोडक्टिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में इसी से लिंक बाकी टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।